हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। और कैसे हो भाई? बढ़िया। तो मोशन मंच पर बेटे आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज अपन लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो बेटे आनुवांशिक पदार्थ की खोज, इसके लिए अपन दो वैज्ञानिकों का प्रयोग पढ़ेंगे। एक तो ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ेंगे और एक हर्शी और चेज का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं इसके पहले टॉपिक से। और यह टॉपिक हमारे पास में रहेगा, यह टॉपिक रहेगा बेटे हमारे पास में, यानी आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो इस खोज का बेटे पहला पार्ट अपन यहां पर लेंगे और ये पहला पार्ट होगा हमारा यानी रूपांतरण सिद्धांत। रूपांतरण सिद्धांत, रूपांतरण सिद्धांत, या इसको आप याद रखेंगे यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये बच्चों यहां पर अपन को याद रखना है कि यहां पर इसका पहला पार्ट है रूपांतरण। तो रूपांतरण होता क्या है? तो बच्चों इसमें आपको मैं बता दूं कि यहां पर सबसे पहले ये जो रूपांतरण के बारे में बताया, ये बताया था बेटे ग्रिफिथ ने। उस ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में एक जीवाणु का यूज लिया और उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ऐसा जीवाणु था जो बेटे निमोनिया रोग पैदा करता है और साथ में जो है क्या कहते हैं, ये निमोनिया से संबंधित है। और इस प्रयोग को दिया उसने रूपांतरण। अच्छा, किया कैसे बच्चों? कि इसने क्या किया कि इस जीवाणु को जब कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया या वृद्धि करवाई तो इसकी वहां पर इसे दो कॉलोनियां मिली। एक कॉलोनी तो इसकी बेटे कैप्सुलेटेड थी जो रोगकारी मानेंगे, और एक कॉलोनी इसकी जो है बेटे अरोगकारी थी यानी जिसे आर स्टेन मानेंगे। यानी एक कॉलोनी तो रोग पैदा करने वाली है कैप्सुलेटेड, और एक कॉलोनी है जो रोग पैदा नहीं करती है, उसे कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। अब इसने किया क्या कि जो रोगकारी जीवाणु था उसकी स्ट्रेन को बेटे किसी चूहिया के अंदर प्रवेश करवाया तो क्या देखता है कि चूहिया के अंदर निमोनिया हो गया और वह चूहिया मर जाती है। दूसरे प्रयोग में इसने क्या करवाया कि बेटे आर स्टेन यानी नॉन कैप्सुलेटेड जो जीवाणु है उसको चूहिया में प्रवेश करवाया और क्या देखता है कि चूहिया के अंदर कोई निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन तीसरे प्रयोग में इसने क्या किया कि जो कैप्सुलेटेड रोगकारी जीवाणु था उसको बेटे गर्म करके मार दिया, और मारने के बाद में उस जीवाणु को चूहिया में प्रवेश करवाया तो फिर ये क्या देखता है कि उस चूहिया में निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन चौथे प्रयोग में इसने क्या किया कि इस मृत रोगकारी जीवाणु को किसके साथ मिला दिया? ये अरोगकारी जीवाणु के साथ मिला दिया। तो फिर जब इस जीवाणु को, इस घोल को उसने चूहिया में प्रवेश करवाया तो बेटे चूहिया में निमोनिया होता है और वह मर जाती है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले प्रयोग में जीवित आर स्ट्रेन को, जीवित अरोगकारी जीवाणु को जब चूहिया में प्रवेश करवाया था तो बेटे वहां पर उसको रोग नहीं हुआ था। लेकिन जब मृत रोगाणु के साथ में इस जीवित अरोगकारी जीवाणु को प्रवेश करवाया तो उसको निमोनिया हो गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो यहां पर अभी मृत रोगकारी जीवाणु था उसका डीएनए चला गया किसके अंदर? यानी अरोगकारी जीवाणु के अंदर। और फिर उस डीएनए के कारण ये जो अरोगकारी जीवाणु है ये बेटे रूपांतरित हो जाता है किसके अंदर? रोगकारी जीवाणु के अंदर। और फिर ये चूहिया में जब जाता है तो वहां पर ये रोग पैदा कर देता है। तो इसी घटना को कहा जाता है रूपांतरण। तो यहां रूपांतरण के बारे में पहला पॉइंट याद रखना बेटे कि यह जो रूपांतरण एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन बाय ग्रिफिथ। तो ये आपको याद रखना है बेटे, रूपांतरण जो प्रयोग है इसको विस्तृत अध्ययन जो किया ये किसके द्वारा किया? ग्रिफिथ के द्वारा किया। और ग्रिफिथ ने, ध्यान रखना, इस काम के लिए एक जीवाणु का या उपयोगी जीवाणु, तो बेटे आपको याद रखना है कि इस कार्य के लिए, इस काम के लिए यानी जीवाणु का जो उपयोग किया गया उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी, यानी इसको हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं स्ट्रेप्टो, यही बोलेंगे बेटे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और ये ऐसा जीवाणु है जो रोग पैदा करता है जिसका नाम होगा न्यूमोनिया, यानी निमोनिया जो है बेटे ये निमोनिया, यानी ये जो रोग पैदा करता है, ये जो रोग पैदा करता है उसका नाम होगा निमोनिया, न्यूमोनिया। तो ये निमोनिया रोग पैदा करता है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो प्रयोग है, यानी यहां पर अब आपको याद रखना है कि अपन को ये देखना है कि रूपांतरण क्या है, यानी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इसको किस तरह से बताया कि आनुवांशिक पदार्थ, तो दो आधार पर हम पढ़ेंगे। तो पहला इसका आधार है बेटे रूपांतरण सिद्धांत। तो रूपांतरण सिद्धांत जो है ये दिया किसने, यानी ग्रिफिथ ने दिया। और इसके प्रयोग को क्या कहोगे, इस ग्रिफिथ के प्रयोग को क्या कहोगे, तो इसका प्रयोग का नाम है रूपांतरण, प्रयोग का नाम है बेटे रूपांतरण। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसको प्रूव करने के लिए यहां पर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया बेटे, तो उस प्रयोग का नाम है रूपांतरण। तो रूपांतरण में उसने किस जीवाणु को लिया, तो जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जब इस जीवाणु को ये हमारे पास में जीवाणु है और जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो बेटे यहां पर ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु है, जिसको एक बार और लिख लेते हैं अपन, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इस जीवाणु को इसने कहां पर रखा, तो इसको रखा संवर्धन माध्यम पर, संवर्धन माध्यम पर। तो यहां पर बेटे इसको यानी दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई। तो यहां रखना दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त, दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त। तो ये ध्यान रखना। अब दो प्रकार की जो कॉलोनी है उसमें एक कॉलोनी का तो नाम है बेटे एस स्ट्रेन जीवाणु, एच स्ट्रेन, और दूसरी प्रकार की जो कॉलोनी है उसका नाम याद रखना होगा एस स्ट्रेन। तो ये यहां आप एक बार अच्छी तरह से देख ले कि इस वैज्ञानिक ने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु है, इस जीवाणु को संवर्धन माध्यम पर रखा, और संवर्धन माध्यम पर रखा तो वहां क्या देखा कि दो प्रकार की कॉलोनी का निर्माण होता है, यानी वहां पर इसको दो प्रकार की इसकी स्ट्रेन मिलती है, दो प्रकार की कॉलोनी मिलती है। तो एक प्रकार की कॉलोनी को तो क्या कहा बच्चों, यानी एक प्रकार की जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को तो यहां पर इसने कहा यानी एस स्ट्रेन कॉलोनी, और दूसरी को क्या कहा आर स्ट्रेन कॉलोनी। तो ये अब इसमें अपन अंतर देखते हैं कि ये कॉलोनी कैसी होती है। तो आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर अपन के पास में ये जो जीवाणु को यहां पर देखा तो इसमें दो प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई, यानी यहां पर एक कॉलोनी तो क्या थी, यानी यहां अपन देख लेते हैं कि इसे यहां पर दो प्रकार की कॉलोनी यहां पर मिली, दो प्रकार की कॉलोनी। तो यहां इसकी जो पहला पार्ट था ये पार्ट तो था बेटे एस स्ट्रेन, और एक यहां पर याद रखना है ये है आर स्ट्रेन, यानी दो प्रकार की कॉलोनी वहां पर बनी आर स्ट्रेन। तो आर और एस, तो एस का माने यहां पर याद रखना बेटे स्मूथ से है, और आर का माने जो यहां पर है वह रफ से है, रफ। तो ये आप यहां पर देख ले कि जब जीवाणु को यानी इसने क्या किया बेटे ग्रिफिथ ने कि जब जीवाणु को संवर्धन माध्यम पर रखा तो वहां पर इसे दो प्रकार की कॉलोनीज का निर्माण हुआ नजर आया। तो एक कॉलोनी को देखा तो वह कॉलोनी कैप्सुलेटेड थी, तो उसे तो क्या कहा स्मूथ कहा। तो स्मूथ कैसी कॉलोनी बेटे, ये जीवाणु कैसे होंगे कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड यानी ये कैप्सूल थे, जबकि ये जो जीवाणु थे ये थे नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड। तो बेटे ये कैप्सूल होने की वजह से ये स्मूथ नजर आएंगे, और ये कैप्सूल नहीं होने की वजह से ये स्मूथ नजर नहीं आएंगे। तो ये तो एस स्ट्रेन जीवाणु होंगे और ये आर स्ट्रेन जीवाणु होंगे। तो दो जीवाणुओं की कॉलोनी वहां पर हमें मिली। तो याद रह जाएगा, कैसे याद करना है
कि हमें पढ़ना है रूपांतरण सिद्धांत। ये आपका टॉपिक है बेटे, रूपांतरण सिद्धांत। अब रूपांतरण सिद्धांत में ये दिया किसने, तो ये ग्रिफिथ ने दिया। याद रह जाएगा बच्चों, किसने दिया, ग्रिफिथ ने दिया। और इस काम के लिए ग्रिफिथ ने जिस जीवाणु का उपयोग किया उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया रोग पैदा करता है, यह आपको याद रखना है। जब इस जीवाणु को उसने संवर्धन माध्यम पर रखा तो वहां पर 2 प्रकार की कॉलोनिया का निर्माण हुआ। तो वो 2 प्रकार की कॉलोनिया जो थी जीवाणु की, उसमें पहली कॉलोनी तो याद रखना बेटे, ये थी एस स्टेन, और दूसरी कॉलोनी का नाम है आर स्टेन। एस का माने स्मूथ से है, आर का माने रफ से है। तो एस स्टेन जो जीवाणु थे वह कैप्सुलेटेड थे बेटे, जिस वजह से ये आपको स्मूथ नजर आएंगे। और जो आर स्टेन थे ये रफ थे, ध्यान रखना ये रफ थे बेटे, तो इन्हें अपने क्या कहा, नॉन कैप्सुलेटेड। और आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो जीवाणु कैप्सुलेटेड होते हैं ये जीवाणु कैसे होते हैं, रोगकारी। रोगकारी यानी बेटे ये है पैथोजन, पैथोजन या फिर इन्हें वीरुलेंट भी आप कह सकते हो। और ये जो दूसरे जीवाणु हैं ये हैं अरोगकारी जीवाणु। यहां पर जो दूसरे जीवाणु हैं अरोगकारी जीवाणु, अरोगकारी जीवाणु। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि यहां पर जो एस स्ट्रेन है ये एस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड वाली है, और जबकि जो आर स्ट्रेन है ये नॉन कैप्सुलेटेड वाली है। एस स्ट्रेन बेटे रोगकारी है, पैथोजन है या विरुलेंट है, जबकि जो आर स्ट्रेन है ये अरोगकारी है, या फिर इसे आप कह सकते हो ये नॉन विरुलेंट है, नॉन विरुलेंट है, यानी ये रोग पैदा नहीं करती है। अब देखते हैं कि ग्रिफिथ ने इसको किस तरह से यूज लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि बेटे यहां पर ये जो जीवाणु है ये जीवाणु यहां पर जब ट्रांसफर किया तो पहला लेते हैं अपन प्रयोग नंबर 1। प्रयोग नंबर 1, तो प्रयोग नंबर 1 में क्या किया कि हमारे पास में ये यहां पर आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन जीवाणु है बेटे, आर स्ट्रेन जीवाणु, जिसको अपन पहले कह चुके हैं कि यह अरोगकारी है, अरोगकारी यानी ये जो जीवाणु है ये रोग पैदा नहीं करता है। अब इसको यहां पर अपन करवाते हैं चूया में प्रवेश। इसे बेटे यहां पर अपन ने चूया में प्रवेश करवाया, चूया में प्रवेश। तो परिणाम क्या देखते हैं कि यहां पर ये जो चूया है ये चूया, तो चूया यहां पर क्या रहेगी बेटे, चूया जीवित रहती है। यानी यहां पर आप याद रख लें कि चूया कैसे है, जीवित है। तो बच्चों ये हमारे पास में पहला प्रयोग था इस ग्रिफिथ का कि इसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को चूया में प्रवेश करवाया और चूया कैसी रहती है, जीवित बनी रहती है। यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में प्रयोग नंबर 2 देखते हैं अपन, प्रयोग नंबर 2, प्रयोग नंबर 2। तो प्रयोग नंबर 2 में अपन ने क्या किया, अब एस स्ट्रेन जीवाणु है, और ये जीवाणु कैसा है, ये जीवाणु है बेटे रोगकारी, ये जीवाणु है रोगकारी या विरुलेंट। इस जीवाणु को अपन ने किस में प्रवेश करवाया, वापस वही चूया में प्रवेश, इस जीवाणु को चूया में प्रवेश करवाया। और जैसे अपन इस जीवाणु को चूया में प्रवेश करवाते हैं तो हमें परिणाम क्या मिलता है कि चूया यहां पर मृत हो जाती है, चूया यहां पर बेटे मृत हो जाती है। किसके कारण, क्योंकि इसमें निमोनिया हो गया, निमोनिया के कारण यह चूया मृत हो जाती है। तो प्रयोग 1 क्या था कि सबसे पहले इसने क्या किया कि एस इसको आर स्ट्रेन को चूया में प्रवेश करवाया, तो देखा इसने कि चूया जीवित रहती है, मृत नहीं होती है, क्योंकि वो जीवाणु अरोगकारी था। फिर आप बच्चों देखो कि दूसरे प्रयोग में क्या किया कि एस स्ट्रेन जीवाणु को, जो कि रोगकारी जीवाणु है, उसे चूया में प्रवेश करवाया, तो देखा कि चूया मृत हो जाती है क्योंकि इसको निमोनिया हो गया। लेकिन प्रयोग नंबर 3 में अपन देखेंगे, प्रयोग नंबर 3 में यानी यहां पर आप देखिएगा तो यह हमारे पास में बेटे प्रयोग नंबर 3,
प्रयोग नंबर 3। तो प्रयोग नंबर 3 में क्या किया कि यहां पर है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी यहां अपन ने लिया है, तो यहां लिया है अपन ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये यहां पर लिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया या जीवाणु। और आपको पता है ना, अब तो पता चल गया होगा कि जो एस स्ट्रेन जीवाणु है ये रोगकारी है। अब इस जीवाणु को क्या किया बेटे, यानी हीट किया, इसे कर दिया हीट किल, यानी गर्म करके इसको मार दिया। तो अब यहां पर हमारे पास में आया है एस स्ट्रेन जीवाणु। तो ये जो एस स्ट्रेन जीवाणु यहां पर आया, अब ये जीवाणु क्या है बेटे, मृत जीवाणु है। यानी एक बार फिर आप देख लें कि एस स्ट्रेन जीवाणु को लिया और उसको गर्म किया और गर्म करके उसको मार दिया, तो इसको बोलते हैं हीट किल। अब यहां जो एस स्ट्रेन जीवाणु ये मृत है, इस मृत जीवाणु को अपन कहां प्रवेश करवाएंगे, यानी वापस इस चूया में प्रवेश। तो क्या देखते हैं बेटे कि चूया यहां पर जीवित रहती है, चूया यानी यहां पर जीवित रहती है। तो बच्चों ध्यान देखना, पहले तो अपन ने एस स्ट्रेन जीवाणु को जब चूया में प्रवेश करवाया था बिना मारे बिना गर्म किए हुए, तो चूया को निमोनिया हो गया था, वो मृत हो गई थी। लेकिन अब अपन ने क्या किया कि एस स्ट्रेन जीवाणु को पहले गर्म करके मार दिया, और गर्म करके मारने के बाद इसे अपन ने जीवाणु में उसमें चूया में प्रवेश करवाया, तो चूया को निमोनिया नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे अपन क्या देखते हैं, तो यहां आप देखिएगा बच्चों कि आगे जब होगा, यानी प्रयोग नंबर 4। तो प्रयोग नंबर 4 में हमारे पास में है एस स्ट्रेन जीवाणु। लेकिन ये जीवाणु जो है एस स्ट्रेन जीवाणु, तो बेटे ये जीवाणु कौन सा है, मृत है। यानी ये जीवाणु है हमारे पास में हीट किल वाला, यानी ये मृत है। और इसके साथ में अपन यहां पर लेते हैं आर स्ट्रेन जीवाणु, और ये जीवाणु हमारे पास में कैसा है, यानी जीवित है। तो ये ध्यान रखना प्रयोग नंबर 4 कि वापस अपन एस स्ट्रेन जीवाणु को ले रहे हैं, लेकिन ये जीवाणु ध्यान रखना बेटे मृत ले रहे हैं। और दूसरा जीवाणु यहां पर अपन आर स्ट्रेन जीवाणु ले रहे हैं, और ये जीवाणु कैसा है, जीवित है। इस दोनों के जो घोल है, इनका जो घोल है बेटे, इन दोनों जीवाणु का जो विलयन है, इसको प्रवेश करवाएंगे चूया में प्रवेश। यानी दोनों जीवाणु के घोल को या दोनों जीवाणु का जो विलयन है, उस विलयन को अपन यहां पर प्रवेश करवा रहे हैं, यानी इसके अंदर। तो यहां आप लिख लें कि ये दोनों जीवाणु का क्या था, घोल था। तो बेटे इसको प्रवेश करवाया चूहे में, तो यहां हमें रिजल्ट मिला कि यहां पर जो चूया है, चूया ये हो जाती है बेटे मृत, ये चूया यहां पर मृत हो जाती है। तो अब यहां पर पता कैसे चला कि यहां हमारे पास में ये है एस स्ट्रेन जीवाणु, लेकिन ये जीवाणु कैसा है, मृत है। बेटे इसका जो डीएनए है, एस स्ट्रेन का जो डीएनए है ये ट्रांसफर हो गया, यानी इसका जो डीएनए है, डीएनए स्थानांतरण, तो ये किसमें स्थानांतरित हो गया, आर स्ट्रेन जीवाणु में, आर स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन जीवाणु ये रूपांतरित हो गया, यानी विरुलेंट बैक्टीरिया में, या इसको कहेंगे रोगकारी जीवाणु में, और फिर उस चूया को निमोनिया हो जाता है। तो यहां आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर अपन ने एस स्ट्रेन जीवाणु को तो मृत लिया और आर स्ट्रेन जीवाणु को जीवित लिया। दोनों के घोल को बेटे जब चूया में प्रवेश करवाया तो उस चूया को निमोनिया हो गया और वह मृत हो गई। तो इससे आपको क्या पता चला कि मृत जो रोगकारी जीवाणु था एस स्ट्रेन, उसका डीएनए पहले किसमें गया,
आर स्ट्रेन जीवाणु में गया या उसने उसको ग्रहण कर लिया। तो एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो बेटे किसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया? आर स्ट्रेन जीवित जीवाणु के द्वारा। तो जैसे ये डीएनए उस अरोगकारी जीवाणु के अंदर गया तो बेटे उस अरोगकारी एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को इस डीएनए ने किस में बदल दिया? रोगकारी जीवाणु में बदल दिया, रोगकारी जीवाणु में बदल दिया। और इस कारण से जब उस सॉल्यूशन को अपने चूया में प्रवेश करवाया तो बेटे उस चूया को निमोनिया हो गया और वह चूया मृत हो गई। तो यह प्रयोग था हमारे पास में, कौन सा प्रयोग था बच्चों? यानी रूपांतरण या रूपांतरण सिद्धांत। तो इससे आपको क्या पता लगा कि जो डीएनए है जब वह किसी दूसरे सजीव में जाता है तो वह सजीव भी इस डीएनए के गुणों को प्राप्त करके और उसी के जैसा हो जाता है। तो यहां पर जो जीवाणु था रोग पैदा करने वाला, उसका डीएनए जब अरोगकारी जीवाणु में गया तो बेटे वह जो अरोगकारी जीवाणु था यह भी बदल गया रोगकारी जीवाणु में और साथ में उस चूया को निमोनिया हो गया। तो इस तरह से यह हमारे पास में आनुवांशिक पदार्थ की खोज का पहला जो है पार्ट था। और ये पार्ट था बेटे हमारे पास में, यानी जो है क्या कहते हैं, रूपांतरण सिद्धांत। इसका दूसरा पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पार्ट होगा बेटे नंबर सेकंड, जो पार्ट होगा नंबर सेकंड, और नंबर सेकंड पार्ट होगा इसका यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये इसको मैं यहां पर नंबर सेकंड लेता हूं और सेकंड पार्ट होगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी आपको क्या याद रखना है कि डीएनए एक क्या है बच्चों? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो बेटे इसको प्रूव करने के लिए क्या डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसको जानने के लिए दो अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग किया और वो वैज्ञानिक थे बेटे हर्शी और चेज। तो ये याद रखिएगा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसको सत्यापित करने के लिए दो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, वो था हर्शी और चेज। और इस प्रयोग में इन्होंने एक विशेष वायरस का उपयोग किया, और उस वायरस का नाम था बेटे जीवाणु भोजी वायरस। तो अब ये जो जीवाणु भोजी वायरस का इन्होंने उपयोग किया तो इस वायरस को दो माध्यम में इन्होंने ग्रोथ करवाई। पहला माध्यम था बेटे P32 आइसोटोप और दूसरा माध्यम था S35 आइसोटोप। तो याद रखना जीवाणु भोजी वायरस को इन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या दो रेडियो एक्टिव माध्यम में वृद्धि करवाई। एक तो S35 होगा बेटे और एक होगा कौन सा? P32। तो फिर अपन क्या देखते हैं, इतना सा आप याद कर लेना कि बेटे जो फास्फोरस कंटेनिंग होगा ये डीएनए से रिलेटेड होगा, क्योंकि फास्फोरस डीएनए में तो पाया जाता है लेकिन प्रोटीन में नहीं पाया जाता। इसी तरह से आपको याद रखना है कि जो सल्फर है वो सल्फर बेटे प्रोटीन में तो मिलता है लेकिन डीएनए में नहीं मिलता है। तो आइएगा इसे अपन यहां पर देखते हैं कि अगला जो यहां पर हमारे पास में आएगा तो ये प्रयोग है बेटे डीएनए। तो इसको सत्यापित किया या ये प्रयोग को जो एक्सप्लेन जो किया बेटे, ये एक्सप्लेन किया बाय हर्शी। ये यहां पर आपको याद रखना है हर्शी तथा चेज। तो ये यहां पर आपको याद रखना है, यानी ये किया हर्शी एंड चेज। तो ये दो वैज्ञानिक है बेटे जिन्होंने इस प्रयोग को सत्यापित किया, हर्शी और चेज। और किसमें किया? तो याद रखना जीवाणु भोजी वायरस में, जिसका इंग्लिश नाम है याद रखना, इसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है
कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और इसको सत्यापित करने के लिए इसे एक्सप्लेन किया गया, इसके बारे में बताया गया, तो यह हर्शी और चेज के द्वारा बताया गया। और ये जो दोनों वैज्ञानिक है, इन्होंने इस प्रयोग को किसमें किया, यानी जीवाणुभोजी वायरस में। अब ये जीवाणुभोजी वायरस क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी जीवाणुभोजी वायरस। यहां आप देखो तो यह है जीवाणुभोजी वायरस, जीवाणुभोजी वायरस। तो बेटे ये ऐसा वायरस है जो क्या करता है, ये जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है, जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है। ये याद रखना, जीवाणु कोशिका को इन्फेक्शन करने वाला या जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने वाला वायरस है। यानी ये वायरस करता क्या है कि यहां पे बेटे जीवाणु कोशिका की सतह पर, यानी इस तरह से आपको याद रखना है कि ये यहां पर ये वायरस है, ये वायरस, और ये क्या करता है कि बेटे जीवाणु की कोशिका पर बैठकर और अपने आनुवांशिक पदार्थ को किसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, ये जीवाणु कोशिका में ट्रांसफर कर देता है। तो ये ध्यान रखना, यानी जो जीवाणुभोजी वायरस है, ये अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को किसके अंदर स्थानांतरित करता है, यानी जीवाणु के अंदर। तो ये बिंदु आपको जरूर याद रखना है कि यहां पर ये जो जीवाणुभोजी वायरस है, जीवाणुभोजी वायरस, वायरस संक्रमण के दौरान या संक्रमण के समय अपने डीएनए को, अपने डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ, या आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। तो ये आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि जीवाणु भोजी यानी जीवाणु का भोजन करने वाला, लेकिन बेटे कोई वायरस है, ये कोई खाता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई पाचन तंत्र वगैरह विकसित नहीं होता है। तो ये करता क्या है, ये जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है और उसे नष्ट कर देता है ना। कभी सुना हो आपने कि गंगा का पानी शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि गंगा के पानी में जीवाणु भोजी वायरसों की संख्या ज्यादा होती है, तो ये वहां पर जीवाणु को मार देते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि ये जो जीवाणु भोजी वायरस है, ये अपने डीएनए को जीवाणु के अंदर स्थानांतरित करता है और फिर जीवाणु कोशिका को प्रेरित करता है कि उसके अंदर नए वायरस बने। और जैसे ही वहां पर नए वायरस बनते हैं, वो जीवाणु कोशिका फट जाती है और ये जीवाणु भोजी वायरस उस जीवाणु कोशिका से बाहर आ जाते हैं। वरना आप कहोगे कि भी वहां जीवाणु कोशिका में जा क्यों रहा है ये डीएनए। तो याद रखना, ये जो जीवाणु भोजी का डीएनए है, ये जीवाणु कोशिका में जाकर बेटे नए वायरस के कण बनाता है, और ये नए वायरस के कण उस जीवाणु कोशिका में बनते हैं और वो जीवाणु कोशिका फट जाती है और ये नए वायरस के कण बाहर आ जाते हैं। तो एक तरह से जनन का तरीका है, जिसको लाइसिस अवस्था कहते हैं। तो यहां आप देख लीजिएगा कि बेटे यहां पर इसको दिया तो हर्शी और चेज ने, और इसने इस काम के लिए प्रयोग लिया जीवाणु भोजी वायरस में। और जीवाणु भोजी वायरस क्या है, ऐसा वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करता है। और जब ये जीवाणु को संक्रमित करता है तो क्या करता है कि अपने डीएनए को, अपने डीएनए को, ये तो है बेटे यहां पर वायरस, ये तो यहां पर है वायरस, और ये कौन सी कोशिका है, तो ये कोशिका है जीवाणु कोशिका। तो यहां क्या किया, इस वायरस ने अपने डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, जीवाणु कोशिका में। तो ये बिंदु जरूर याद रखना, क्योंकि ये प्रयोग सारे इसी के ऊपर ही ध्यान रखना। तो यहां पर जीवाणु भोजी वायरस संक्रमण के समय अपने डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। यहां तक क्लियर। इस प्रयोग के लिए बेटे इन दो वैज्ञानिकों ने दो प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया। तो यहां भी आपको याद रखना है, यानी डीएनए सत्यापित करने के लिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए दो प्रकार
के लिए दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का उपयोग, दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप, दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग। तो ये याद रखना बच्चों कि यहां पर दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया। तो ये रेडियो आइसोटोप कौन कौन से थे? तो यहां आप देख लें कि यहां पर जो पहला था यानी नंबर 1, इसको तो आप याद रखना P32 रेडियो एक्टिव, एक तो ये याद रखना है, और सेकंड याद रखना है S35 रेडियो एक्टिव। तो यहां आप देख लें कि अच्छी तरह से समझ लें बच्चों कि मिशेल्सन स्टिहाल ने तो प्रयोग में क्या लिया था, N14 और N15, और हर्शी और चेज ने अपने प्रयोग में डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सत्यापित करने के लिए दो प्रकार के रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया। और ये दो प्रकार के जो रेडियो आइसोटोप हैं, एक तो P32 रेडियो आइसोटोप है और एक है बेटे S35। यहां मैं आपको बता दूं कि जो P है फास्फोरस, ये डीएनए में मिलता है, ये प्रोटीन में नहीं मिलता है, ये याद कर लेना। और जो सल्फर है बेटे, ये प्रोटीन में मिलता है, ये डीएनए में नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P32 है ये डीएनए को डिटेक्ट करेगा, उसके वायरस के प्रोटीन कोड को डिटेक्ट नहीं करेगा। और जो S35 है ये प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव करेगा, ये उसके डीएनए को रेडियो एक्टिव नहीं करेगा। अब अपन को क्या करना है कि ये जो वायरस है बेटे, इन्हें P32 और P35 के माध्यम में वृद्धि करवाते हैं। तो जिस वायरस को अपन किस में ग्रोथ करवाएंगे, P32 में, तो बेटे उसका डीएनए तो रेडियो एक्टिव होगा लेकिन उसकी प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव होगी। और अगर अपन वायरस को किस में वृद्धि करवाते हैं, S35 में, तो उसका प्रोटीन कोट वो रेडियो एक्टिव होगा जब उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा।